अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीम अब्बास, इंग्लिश लेक्चरर। लास्ट टाइम हमने तीसरी शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट की थी, डार्क देवर एंड गोल्डन आई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है थैंक यू मैन। थैंक यू मैन, ये यहां का है। इसमें ये पूरी यूं समझ लें कि क्लॉज है, क्योंकि वर्ब भी इसमें मौजूद है। अच्छा, ये जो मैन है, ये जो कामा खड़ा हुआ है, ये किस लिए है बेटा? अब इतना तो आप लोगों को पता चल चुका है कि ये क्या चीज है। कंट्रैक्शन, यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैडम। मैडम की शॉर्ट फॉर्म है, और ये जो मैम पुकारा जाता है, ये इन ए पोलाइट वे पुकारा जाता है। ये जो पुकारा जाता है, ये किस में पुकारा जाता है? इन ए पोलाइट वे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं राइटर के बारे में इतना डिटेल से नहीं बताता, क्योंकि वो सवाल आता ही नहीं है, क्वेश्चन बनता नहीं है। इसलिए जब हम पोएट्री पे जाएंगे तो फिर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये जो लैंगस्टन ह्यूज, प्रोनाउंसिएशन इसकी ह्यूज, लैंगस्टन ह्यूज, इसमें थोड़ा सा अफ्रीकन टच है, क्योंकि ये अफ्रीका ओरिजिन इसका था, फिर न्यूयॉर्क में आ गया और शिफ्ट हो गया, और इसने बड़े काम किए। कॉलमिस्ट था, ड्रामेटिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था। तो चूंकि जाहिर है, जिस बैकग्राउंड का जो बंदा होता है, वो अपनी महरूमियों को, अपनी वो तमाम चीज़ों को जो बैकग्राउंड में पड़ी होती हैं, उनको लेके ही वो आगे चलता है और उनका इजहार करता है अपनी राइटिंग्स के अंदर। तो ये कहानी है, यूँ समझ लें कि ये एक जो शॉर्ट स्टोरी उसने लिखी है, या जो उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ये स्ट्रीट क्राइम के ऊपर। ठीक हो गया। अब जरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन ये उठता है कि स्ट्रीट क्राइम्स क्यों जन्म लेते हैं, क्यों पैदा होते हैं। तो ये जो राइटर है, इसके अकॉर्डिंग जो हमें समझ आता है वो ये है कि ड्यू टू पॉवर्टी। इसमें एक पॉवर्टी एक ऐसा एलिमेंट है जो स्ट्रीट क्राइम को जन्म देता है। पॉवर्टी, गुर्बत। वैसे भी कहते हैं कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स। तो इस वजह से ये छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं जिन्हें हम स्ट्रीट क्राइम्स कहते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी कुछ ऐसे है बेटा, एक छोटा सा लड़का होता है, और वो रात का टाइम होता है, एक खातून, दराज़ खातून होती है, कोने से टर्न करती है, एक गली से टर्न करके मेन सड़क पे आती है। तो उसके पीछे से वही लड़का भागता हुआ आता है, उसका पर्स चुराने की कोशिश करता है। एक्सक्यूज मी। तो चूंकि लड़का जो होता है वो दुबला पतला सा होता है और खातून दराज का होती है, तो जो पर्स पीछे से आके झटका देके छीनने की कोशिश करता है, उसकी पर्स की पट्टी होती है, स्ट्रैप होती है, उससे पकड़ के छीनने की कोशिश करता है। तो मजबूती से औरत उस बैग को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से लड़का अपना तवाज़ुन खो बैठता है और उसके सामने फुटपाथ के ऊपर गिर पड़ता है, और खातून उसे किक मारती है और उसे उठाती है, गिरबान से पकड़ लेती है। तो उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसका चेहरा गंदा था, मासूम सा लड़का था, लेकिन उसकी हालत जो थी वो एक मजनू की तरह, जंगली मजनू की तरह बनी हुई थी, साफ सुथरा नहीं था। तो खैर खातून को तरस आया, उसने उसे कहा कि तुम्हें मैं तुम्हारा मुंह धोती हूँ, तुम्हें साफ सुथरा बनाती हूँ। तो लड़के ने कहा मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करेंगी? तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। वो उसे घसीट कर घर ले जाती है। तो जब वो घर ले जाती है तो वहाँ उसे उसका मुंह धोती है, उसको खाना खिलाती है और पूछती है तुम्हारे घर में कौन है? तो वो कहते हैं मेरे घर में कोई नहीं है। तो फिर वो पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है कि
वो कहता है कि मैंने जूते लेने थे, मेरे पास जूतों के पैसे नहीं थे, इस वजह से मैंने ऐसे किया। तो उसे बड़ा प्यार करके उसे बड़ी शफकत के साथ समझाती है और कहती है बेटा कि जो बुरे तरीके से जो चीज़ें हासिल की जाती होती हैं वो नुकसानदेह होती हैं। अगर बुरे तरीके से तुम जूते हासिल करोगे तो ये तुम्हारे पाँव को जला के रख देंगे। तो उसे बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, उसे समझ आ जाती है और उसे फिर $10 का नोट देती है और कहती है जाके अपने जूते खरीदो, और वो चला जाता है। और कहानी यहाँ पे, और वो थैंक यू मैम मतलब कहना चाह रहा होता है, लेकिन शर्मिंदगी के बारे हमारे आखिर में वो उसे थैंक यू मैम भी नहीं कह सकता, जिसकी वजह से ये टाइटल दिया गया थैंक यू मैम। अब देखना हमने ये है कि ये जो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स होती हैं, बजाय उस क्रिमिनल को पकड़ के मारने के, उसकी धुलाई करने के, उसे पकड़ के जेल में डालने के, अगर आप राइटर के अकॉर्डिंग प्यार मोहब्बत से उसे समझाएं तो वो इन छोटे छोटे क्राइम से उसकी जान छूट सकती है, वो कोई बेहतर काम कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजार सकता है। अनफॉर्चुनेटली देखने में ऐसे आता है कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं, ख़ासतौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं। अगरचे बहुत अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं हर जगह पे, लेकिन मैक्सिमम और मेजॉरिटी में हमें नज़र आता है कि ऐसा नहीं होता। इवन छोटे क्राइम्स के ऊपर भी पकड़ के मारा जाता है, घसीटा जाता है और जेलों में बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो क्राइम की नेचर है वो बढ़ती है और उसके अंदर जो क्रिमिनल एक अप्रोच है वो डेवलप होती है और वो आगे चल के बड़े बड़े क्राइम्स भी करता है। तो इस शॉर्ट स्टोरी से राइटर हमें ये लेसन दे रहा है, ये आउटकम लर्निंग आउटकम हम ये हासिल कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी छोटे क्रिमिनल को प्यार से मोहब्बत से समझाएं, उसकी ज़रूरत को पूरा करें, तो हो सकता है वो लाइन पे आ जाए। और बहुत से ऐसे लोग लाइन पे आ भी जाते हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाती है। तो ये एक कहानी का थोड़ी सी समरी थी कहानी की, शॉर्ट स्टोरी की। टेक्सचुअल स्टडी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि टेक्स्ट ही है जहाँ से हम सारी चीज़ें इन डिटेल देखेंगे और समझेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। शी वॉज ए लार्ज वुमन, लार्ज कहते हैं बल्कि, मतलब मोटी ताजी, हट्टी घटी, दराज कद की खातून थी। विद ए लार्ज पर्स, बड़े ह्यूज पर्स के साथ, बटवे के साथ। शी वॉज ए लार्ज वुमन विद ए लार्ज पर्स। देखेंगे, शी वॉज ए large woman with a large purse that had everything, that had, अब मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, आगे भी चलता जाता है ये सेंटेंस। अब she was a large woman, ठीक हो गया, large woman with a large purse, यानी she had a large purse, ठीक हो गया। She was a large woman, she had a large purse that had everything। अब ये जो that है ये relative pronoun है और अपने साथ आए हुए noun की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें, ये noun है, ठीक हो गया, और ये क्या है, pronoun है। और कौन सा pronoun है, relative pronoun है, ठीक है। अब इसमें मिस्टेक मैंने क्यों रोका, मिस्टेक क्या निकल सकती है अगर मैं यहां पे लिखूं हु। शी वॉज ए लार्ज वुमन विद ए लार्ज पर्स हु हैड एवरीथिंग इन इट, तो यहां पे जो हु होगा ये बच्चे क्या होगा, ये हु गलत होगा, यहां दैट ही ठीक रहेगा, या विच, क्योंकि विच भी थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता होता है, ठीक हो गया, और वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लॉज होती है उसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज, और फिर उसकी आगे एग्जाम, ये हम थोड़ा सा आगे चल के इन्हें डिस्कस करेंगे। शी वॉज ए लार्ज वुमन विद ए लार्ज पर्स, दराज कद खातून थी और उसके पास बड़ा पर्स था। दैट हैज एवरीथिंग इन इट, जिसमें हर चीज मौजूद थी, बट ए हैमर एंड नेल्स, बट यहाँ पे दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट ए हैमर एंड नेल। अब देखें जरा समझिएगा, बट ए hammer, HAMMER, hammer and nails,
अब यहां पे ये बट आ गया। अब पहला जो सवाल है वो आप करेंगे सर कि आपने पिछले लेक्चर में जब पंक्चुएशन कराई थी तो उसमें तो बट के साथ आपने कॉमा लगाया था, यहां बट के साथ कॉमा क्यों नहीं लगा हुआ? सवाल बन सकता है। तो बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें बट, देखें ये बट कंजंक्शन भी हो सकता है और बट प्रेपोजिशन भी हो सकती है। अब पता कैसे चलेगा कि बट कंजंक्शन है या बट प्रेपोजिशन है? सिंपल सी बात है, अगर तो बट के बाद यहां पे क्लॉज हो, बट के बाद क्या हो? क्लॉज हो, तो फिर तो जो बट होगा वो सीधा सीधा कंजंक्शन होगा। ठीक? अगर बट के बाद फ्रेज हो या कोई लफ्ज हो, वर्ड हो, क्लॉज ना हो, तो फिर तो जो बट होगा वो क्या होगा बेटा? सीधा सीधा प्रेपोजिशन होगा। और जब प्रेपोजिशन होगी कॉमा नहीं आएगा, जब बट के बाद क्लॉज होगी कॉमा आएगा। सिंपल। अब बट ए हैमर एंड नेल्स, अब इसमें ए हैमर नाउन है, फिर एंड है, फिर नेल्स नाउन है, तो ये तो नाउन्स हैं। अच्छा, इस जो नाउन ज्यादा या ये ज्यादा हो जाए नाउन्स तो उसे कहते हैं, या पूरा एक नाउन का जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं नाउन फ्रेज। ये इंशाल्लाह हम अगला जो टॉपिक है वो नाउन फ्रेज पे बात करेंगे, क्योंकि नाउन फ्रेज से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ख़ास तौर पे जब आप लिखते हैं तो वर्ब की मिस्टेक कम से कम हो जाती है अगर आपको नाउन फ्रेज क्लियर हो। अच्छा, आगे नाउन फ्रेज है, ये भी नाउन्स हैं, इस वजह से बट के साथ कॉमा नहीं है। और बट यहाँ पे क्या है बेटा? प्रेपोजिशन है। बट यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन के तौर पे काम कर रही है। ठीक हो गया? अगर बट के बाद क्लॉज होगी, जैसा कि लास्ट टाइम हमने पंक्चुएशन में देखा था, तो वो क्या हो जाएगी? वो क्लॉज है और बट वहां पे कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब ऐसे कंजंक्शंस को क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, फिर आगे मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी कंजंक्शन नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, बाद में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के बारे में। इन्हें कहते हैं बेटे, एक निमोनिक आप याद कर लें, फैन बॉयज। फैन बॉयज ये एक निमोनिक है, इससे याद रह जाता है। एफ से मुराद होता है फार, ए से मुराद एंड, एन से मुराद नार, बी से मुराद बट, ओ से मुराद आर, वाई से मुराद येट और एस से मुराद सो। ये फैन बॉयज कहलाते हैं। ठीक है? क्या कहलाते हैं बेटा? फैन बॉयज कहलाते हैं। अब अगर ये इस्तेमाल हो और इनके आगे क्लॉज खड़ी हो, एंड हो, नार हो, बट हो, आर, येट, सो, इनके साथ अगर क्लॉज खड़ी होती है तो फिर इनके साथ जो यानी इनसे जो पहले है वो कॉमे का लगना जरूरी हो जाता है। ठीक हो गया? यानी कॉमा लगाते होते हैं, जैसा कि हमने पिछली पंक्चुएशन में देखा था, बट से पहले कॉमा लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि बट के आगे पूरी क्लॉज खड़ी। ठीक है? अगर बट के आगे क्लॉज खड़ी हो तो फिर कॉमा लगाएंगे, अगर बट के आगे क्लॉज ना हो, नाउन या नाउन फ्रेज हो, तो फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे, बल्कि उसका फंक्शन भी प्रेपोजिशन को हो जाएगा। और यहाँ पे जो बट है ये मीनिंग क्या दे रहा है? यहाँ पे ये जो मीनिंग है बेटा बट का, वो दे रहा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग दे रहा है, सिवाय, तो एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है। शी वाज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स, दराज खातून थी और उसके पास एक बड़ा पर्स था, दैट हैड एवरीथिंग इन इट, जिसमें हर चीज मौजूद थी। बट ए हैमर, हैमर कहते हैं मैलेट, हथौड़ा, एंड नेल्स, नेल्स कहते हैं पेंस, कील, सिवाय एक हथौड़े और कीलों के उस बैग में हर चीज मौजूद थी। इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप, स्ट्रैप मीन बेल्ट, पट्टी जो होती है। इट हैड ए लॉन्ग, इट से क्या मुराद है? बैग, बैग की बात हो रही है। इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप, इसकी लंबी एक पट्टी थी।
एंड शी कैरिड इट। अब देखिए एंड से पहले कॉमा आया हुआ है ना, अब ये फैन बॉयज है, यानी अगर इनके बाद क्लॉज खड़ी होगी पूरी की पूरी जिसमें सब्जेक्ट भी होगा जिसमें वर्ब भी होगा, तो फिर उससे पहले हम कॉमा लगाते होते हैं। और ये देखिए ये लगा हुआ है कॉमा। एंड शी कैरिड इट, और वो इसे उठाए रखती थी, स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। स्लंग, स्लंग सस्पेंडेड थर्ड फॉर्म है, और ये यहाँ पे पार्टिसिपल क्लॉज है और पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज है थर्ड फॉर्म वाली। शी कैरिड इट स्लंग, ये जो स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर है किसके बारे में? इट के बारे में, क्योंकि शी कैरिड इट है ना, तो ये अगली जो क्लॉज होगी जिसे पार्टिसिपल कहते हैं, अगर वो पीछे नाउन खड़ा है तो वो उसके बारे में होती है। तो यहाँ पे ये नाउन इट है, इट के बारे में है कि अपने कंधे पर उसे लटकाए रखती थी, सस्पेंडेड जिसे कहते हैं। इट वाज अबाउट, अबाउट वक्त के मुतालिक अंदाजा लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता होता है। इट वाज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के 11 बजे का वक्त था। अब देखिए एट नाइट, नून के साथ भी आप एट लगाते हैं, नाइट के साथ भी आप एट लगाते हैं, मॉर्निंग में आप इन लगाते हैं, इवनिंग में आप इन लगाते हैं। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताऊंगा, फिर आगे चला जाऊंगा। अगर लंबा ड्यूरेशन हो तो एट लगाते हैं, अगर छोटा ड्यूरेशन हो तो इन लगाते हैं। चूंकि जो नाइट का ड्यूरेशन है वो लंबा है, नून का ड्यूरेशन भी लंबा है, मॉर्निंग और इवनिंग का ड्यूरेशन छोटा, इसलिए इन लगाते हैं। ये चीज डार्क, अब ये देखें, इट वाज अबाउट 11 o'clock एट नाइट इट वाज डार्क, यानी डार्क यहाँ पे पूरी क्लॉज है इसलिए कॉमा आया हुआ है, ठीक हो गया। इट वाज डार्क यानी तारीकी छाई हुई थी। एंड शी, एंड से पहले फिर कॉमा आ गया, मेनी फैन बॉयज है। एंड शी वाज वॉकिंग अलोन, और वो तन्हा चल रही थी। व्हेन ए बॉय रैन अप, अब यहाँ पे व्हेन जो है ये साइमल्टेनियस एक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। याद होगा एज का इस्तेमाल हमने पढ़ा था, वो भी साइमल्टेनियस एक्शन के लिए होता है, जो दो एक्शंस एक टाइम पे हो रहे होते हैं। अब व्हेन भी इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों एक्शंस एक साथ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी शी वाज वॉकिंग अलोन व्हेन, यानी व्हाइल ए बॉय रैन अप बिहाइंड हर, जब लड़का उसके पीछे भागता हुआ आया, एंड ट्राइड टू, और कोशिश की, किस चीज की? स्नैच, स्नैच कहते हैं स्टील या ग्रैब, उसने ग्रैब करने की, छीनने की, हर पर्स उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक, वो पट्टी टूट गई। विद ए सडन, अचानक, सिंगल, मुफरद, टग कहते हैं जर्क, झटका, एक अचानक से एक ही दिए गए झटके से। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से जो लड़के ने दिया, पीछे से लड़के की तरफ से दिए गए एक ही झटके की वजह से द स्ट्रैप ब्रोक, पट्टी टूट गई। बट, मगर हुआ क्या? आगे देखें। बट, मगर द बॉयज वेट, लड़के का वजन। अब यहाँ पे जो द बॉयज आया हुआ है बेटे, ये अपॉस्ट्रोफी है, इसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी। ये बॉयज वेट, अब ये जो बॉयज है इसमें जो ये कॉमा और एस का इस्तेमाल है बेटा, ये क्या कहलाता है? अपॉस्ट्रोफी कहलाता है। याद करें फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने पंक्चुएशन में ये लफ्ज इस्तेमाल किया अपॉस्ट्रोफी, और आपने मैट्रिक में जरूर पढ़ा होगा अपॉस्ट्रोफी के बारे में। पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ये तो सिंगल है, अगर प्लूरल हो तो फिर आप अपॉस्ट्रोफी कैसे देते होते हैं? ये फिर ऐसे देते होते हैं, ऊपर एक कॉमा लगाते हैं, और ये इसका मतलब है अब बहुत से लड़कों की पोजेशन की बात हो रही है, ठीक हो गया। अगर सिंगल की पोजेशन की बात हो रही है तो सिंगल दे के आगे एस, अगर प्लूरल की पोजेशन की बात हो रही है तो फिर प्लूरल लिखकर ऊपर आप एस देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि प्लूरल की पोजेशन की बात हो रही है। द बॉयज वेट, लड़के का जो वजन है, एंड द वेट ऑफ द पर्स, और जो पर्स का वजन था, दोनों कंबाइंड मिल गए, और मिलकर काज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस, और मिलकर वजह बने, किस चीज की वजह बने? लड़के के अपने तवाज़ुन को खो देने की। ये दोनों यानी लड़के का वजन और पर्स का वजन मिलकर लड़के को अपना तवाज़ुन खो देने की वजह बने। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ, टेक ऑफ कहते हैं लीव प्लेस, यानी भाग जाना, निकल जाना। फुल ब्लास्ट, ब्लास्ट कहते हैं रश, तेज भागना, दौड़ना। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, बजाय तेज भाग जाने के, एज ही हैड होप्ड, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का अपनी पुष्ट के बल गिर पड़ा। ऑन द साइड वॉक, साइड वॉक कहते हैं फुटपाथ को, फुटपाथ पर। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगे ऊपर को उड़ गई, फ्लू अप, ऊपर को। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड, जो दराज कर खातून थी महज मुड़ी, एंड किक्ड हिम, और उसे ठोकर मारी। राइट स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल निशाने पर। इन हिज ब्लू जीन सिटर, सिटर कहते हैं बटक्स या हिप्स, यानी ठीक निशाने पर उसके
नीली जीन्स के पीछे कूलू पर उसने क्या किया, किक मारी यानी ठोकर मारी। देन शी रीच्ड डाउन, फिर वो नीचे झुकी, picked up the boy up by his shirt front, shirt front कहते हैं कॉलर को, फिर लड़के के कॉलर से उसे पकड़ा एंड shook him, और उसे हिलाया, शेक हिलाना, shook him उसे हिलाया, until टाइम के लिए होता है, एंड shook him और उसे हिलाया, until झंझोड़ा जिसे कहते हैं, उसे झंझोड़ा, until यहाँ तक कि his teeth rattle कहते हैं शेक या clatter, अब सेकंड फॉर्म है तो clattered करेंगे, यहां तक कि उसके दांत बजने लगे। अब कैसे, यानी उसने उसे झंझोड़ा यहां तक कि उसके दांत ऐसे जैसे करते हैं, उसके दांत बजने लगे। आफ्टर दैट, इसके बाद द वुमन सेड, खातून ने कहा, पिक अप माय पॉकेट बुक बॉय। अब बॉय को मुखातिब कर रही है, जब भी आप किसी को मुखातिब करते हैं उससे पहले आप कॉमा लगाते हैं। पिक अप माय पॉकेट बुक बॉय, लड़के मेरा पर्स उठाओ एंड गिव इट हियर, और इधर लो मुझे। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली मीन क्लोजली, उसने अभी भी उसे मजबूती से थाम रखा था, बट शी बेंट डाउन इनफ, मगर वो इतना झुकी टू परमिट कहते हैं अलाउ हिम, कि वो भी टू स्टूप, झुक सके, बेंट डाउन यानी स्टूप का मतलब होता है बेंड डाउन, झुक सके, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठा सके। मगर वो इतना झुकी कि लड़का झुक कर उसका पर्स उठा सके। देन शी सेड, फिर उसने कहा, ये जो देन का इस्तेमाल आ रहा है ना, आपने देख रहे होंगे बार देन, ये कंटिन्यूटी के लिए होता है, यानी फिर आगे क्या हुआ, इवेंट्स आगे चल रहे हैं। देन शी सेड, फिर उसने कहा, नाउ एंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, नाउ, अब अनोइंग एक्सप्रेशन के लिए नाउ का इस्तेमाल है, बहुत से इस्तेमाल हैं नाउ के, लेकिन एक नाउ का इस्तेमाल अनोइंग एक्सप्रेशन के लिए होता है। एंट, आर नॉट, इज नॉट, ये इसके लिए हैव नॉट के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ एंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, आर नॉट अशेम्ड, अशेम्ड मीन शेमफुल, आर नॉट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हो। फर्मली मीन टाइटली, ग्रिप्ड मीन ग्रास्प्ड यानी जकड़ा हुआ, मजबूती से जकड़े हुए, बाय हिज शर्ट फ्रंट, अपने कॉलर यानी कॉलर से मजबूती से जकड़े हुए। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यस मैम, यानी यस मैम मीन यस मैम, जी मादाम या जी मैम। द वुमन सेड, खातून ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, वांट फॉर यानी किस चीज की खातिर, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुमने ऐसा क्या चीज हासिल करने के लिए किया, तुमने ऐसा किस लिए किया। द बॉय सेड, या तुमने किस मकसद के लिए किया। द बॉय सेड, आई डिड नॉट एम टू, मेरा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था। शी सेड, यू ए लायर, अब देखिए यू ए लाई का मतलब है यू ए लायर, यू आर ए लायर। अब ये वर्बलेस है, इसमें वर्ब नहीं है, और जो लायर है इसका मीनिंग लायर भी होता है, झूठा भी होता है। यू ए लायर, तुम एक मकार हो, झूठे हो। बाय दैट टाइम यानी अप टू अ पर्टिकुलर टाइम, यानी उस खास वक्त तक जिसकी बात अब हो रही है। बाय दैट टाइम, उस वक्त तक यानी जब ये बात हो रही थी। 2 or 3 people passed, 2 या 3 लोग गुजरे। स्टॉप्ड, रुके। टर्न्ड टू लुक, मुड़कर देखा। एंड सम स्टूड वाचिंग, और कुछ खड़े होकर देखते रहे। अब कुछ वर्ब्स मैंने लिखवाए थे जिनके बाद आईएनजी फॉर्म होती है, जिनमें एक स्टैंड वर्ब भी है, स्टैंड वर्ब के बाद भी आईएनजी फॉर्म आती होती है। इफ आई टर्न यू लूज, अगर मैं तुम्हें, लूज मीन फ्री, इफ आई टर्न यू लूज, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, छोड़ दूं। विल यू रन, क्या तुम भाग जाओगे। अब ये देखें, ये क्या है, इसमें इफ है, इफ खड़ा है ना, इफ आई टर्न यू लूज, अब चूंकि ये सवाल है इसीलिए क्वेश्चन मार्क है। अब ये जो इफ है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, याद करें बेटा। और ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, अगर ये स्टार्ट में आ जाए तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है, और मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमा आ गया। अब ये इफ है, इसमें कंडीशन है, अगर मैं छोड़ दूं, कंडीशन तो है ना, ये कंडीशन है और आगे रिजल्ट है, तो इसे कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस। अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है तो फिर कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है बच्चे, इसमें क्या मौजूद है, पॉसिबिलिटी। अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है तो फिर ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, पॉसिबिलिटी मौजूद है। इसके अंदर क्या मौजूद है बेटा, पॉसिबिलिटी मौजूद है। इफ आई टर्न यू लूज विल यू रन, अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूं, आजाद छोड़ दूं, विल यू रन, क्या तुम भाग जाओगे। आस्क द वुमन, खातून ने पूछा। यस मैम, यस मैम। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन, फिर कंटिन्यूटी,
Then I won't mean will not. Then I won't turn you loose. फिर मैं तुम्हें आजाद नहीं छोड़ूंगी. Said the woman, खातून ने कहा, she did not release him. Release mean free. She did not release him. उसने उसे आजाद ना किया. Lady, मुखातिब कर रहे हैं, ड्रेस कर रहे हैं. इसके बाद कामा आएगा. Lady, I am sorry. मैं माजरत खाऊं. Whispered the boy. Murmured the boy. मरमर किया. नहीं. Your face is dirty, unclean. तुम्हारा चेहरा गंदा है. I got a great mind to wash your face for you. अब देखें, I got a great mind for you. मेरे जहन में तुम्हारे लिए एक अच्छा ख्याल आया है. To wash your face के मैं तुम्हारा चेहरा धोऊं. अब for you end पे चला गया. I got a great mind to wash your face for you. मेरे जहन में एक अच्छा ख्याल आया है कि मैं तुम्हारा चेहरा धोऊं, या तुम्हारा चेहरा धोने के हवाले से मेरे जहन में एक अच्छा ख्याल आया है. Ain't you यानी are not. Ain't you got? Have not you got? Nobody home. क्या घर पे तुम्हारे कोई भी मौजूद नहीं है? To tell you to wash your face, जो तुम्हें तुम्हारा चेहरा धोने के लिए बताए. No, नहीं मैम. Said the boy, लड़के ने कहा. Then फिर वही continuity. Then it will get washed this evening. फिर ये इस शाम धुलेगा ही धुलेगा, यही धुल कर रहेगा. Said the large woman, दराज कद खातून ने कहा. Starting up the street, participle class. गली में बढ़ते हुए, dragging the frightened boy behind him. Drag mean pulling. Pulling the frightened का मतलब afraid या fearful. Pulling the afraid boy behind her, अपने पीछे उस खौफजदा लड़के को घसीटते हुए गली में बढ़ते हुए उस दराज कद खातून ने कहा. क्या कहा कि तब तो ये फिर इसी शाम ही धुलेगा. He looked as if he were 14 or 15. याद रखें कि जब भी कोई contrary to fact hypothetical statement होगी तो वहां पे हम subjunctive mood का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि subjunctive mood होता ही इसी contrary to fact statement को जाहिर करने के लिए है. जैसा कि हम लास्ट टाइम पूरा इन डिटेल subjunctive mood पढ़ चुके हैं. उसमें क्या बताया था मैंने कि अगर क्योंकि पास्ट में कुछ इंडिकेटर्स थे, पास्ट के इंडिकेटर्स में एज इफ भी एक इंडिकेटर था, और जो वाज होता है वो वर या हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाता होता है. तो यहाँ पे भी देखें ही के साथ वर है, गलत नहीं है, ये ठीक लगा हुआ है. He looked as if he were 14 or 15. वो ऐसे दिखाई दिया जैसे 14 से 15 साल का हो. क्लैरिटी नहीं है, था या नहीं था, हो. फ्राइल कहते हैं वीक, कमजोर दिखाई दे रहा. एंड विलोवाइड कहते हैं स्लेंडर या लीन, यानी लावर, पतला सा, मजनू की तरह दिखाई दे रहा. इन टेनिस शूज, जिसने टेनिस के जूते पहने हुए थे. एंड ब्लू जीन्स, और नीली जीन पहनी हुई थी. जीन्स हमेशा जीन्स ही इस्तेमाल होगा, जीन नहीं होगा, क्योंकि ये पेयर नाउन है. दो चीजें मिलकर एक नाउन बना रही है. पैंट जो होती है वो दो चीजें होती हैं, दो टांगों का कपड़ा होता है. इसी तरह से सीजर्स देख लें, जो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस जो उनकी बात होती है. तो ये जो दो से मिलकर नाउन बनते हैं उन्हें कहते हैं पेयर्स नाउन. और पेयर्स जो नाउन, पेयर नाउन, और पेयर्स जो नाउन होते हैं PAIR, पेयर नाउन. जो पेयर नाउन्स होते हैं वो हमेशा S के साथ इस्तेमाल होते हैं. सीजर्स या स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस या जीन्स. तो ये द वुमन सेड, खातून ने कहा, यू आर टू बी माई सन. आर्ट यहाँ पे एडवाइस के लिए इस्तेमाल हो रहा है. यू आर टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए. आई विल टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाऊंगी. लीस्ट का मतलब होता है वन थिंग इज सर्टेन इवन इफ एवरीथिंग इज अनसर्टेन. एक चीज तो कंफर्म है ना. लीस्ट एक फिल फॉर जो मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू राइट. फिल फॉर जो मैं कर सकती हूँ इज टू वॉश योर फेस, वो मैं तुम्हारा चेहरा धो सकती हूँ. अब इसमें देखें क्लेफ्ट सेंटेंस है. आई कैन डू राइट इज, ये आगे क्लॉज है ना, आई कैन डू राइट, ये पूरी क्लॉज है. क्लॉज अगर सब्जेक्ट का फंक्शन प्ले करती है तो फिर वर्ब सिंगुलर आता है, इज आता है. लीस्ट आई कैन डू राइट इज टू वॉश योर फेस. फिल वक्त जो मैं कर सकती हूँ वो तुम्हारा चेहरा धो सकती हूँ. आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? मैम, नहीं मैम. सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा, आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, मैं फकत चाहता हूं कि आप मुझे आजाद छोड़ दें. वाज आई बोदरिंग यू? बोदरिंग मीन डिस्टर्बिंग. वाज आई बोदरिंग यू? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? व्हेन आई टर्न्ड दैट कॉर्नर, कॉर्नर मीन टर्न, जब मैं उस कोने से मुड़ी, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? एस्क्ड द वुमन, खातून ने पूछा. नो मैम, नहीं मादाम या नहीं मैडम. बट यू पुट योरसेल्फ इन कांटेक्ट विद मी. इस सेंटेंस से हम इंशाल्लाह आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है. अब इसमें जो पहला पैराग्राफ था, शी वॉज अ लार्ज वुमन से लेकर रैटल्ड तक, बेटे ये ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है.
इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसमें जो सिनोनिम्स मैं बताता गया हूँ उनको भी आपने राइट डाउन करना है, ग्रामर के कुछ पॉइंट्स आते जा रहे हैं उनको भी, और जहाँ से MCQ बनते आ रहे हैं उनको भी आपने माइंड में रखना है। पंक्चुएशन हम साथ साथ कर भी रहे हैं, एंड पे भी हम करेंगे। तो इसके अलावा किसी चीज़ का कोई स्टिल प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, कोई मसला होता है समझने में, या किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।